हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तक क्लासेज पर। मैं संजय सियाग आज आप सभी के लिए एक नई सीरीज की स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो होगी रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन 2018 के प्रीवियस ईयर पेपरों की। अब रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के जो 2018 में प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे, वे चले थे आपके 9/8/2018 से लेके 21/8/2018 तक। दिन में कुल 3 शिफ्टें होती थी और टोटल मिला के 30 शिफ्ट हुई थी 9/8/2018 से 31/8/2018 तक। तो हम पर डे एक शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा यूट्यूब पर, हमारे चैनल टारगेट तक पर। बाद में सॉल्यूशन के बाद में इसकी पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट तक क्लासेज पर अपलोड कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, डेली पहले तो यहाँ पर यूट्यूब पर सारा सॉल्यूशन देखना है, फिर घर जाके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार आपको स्वयं उस पीडीएफ पर आपको कार्य करना पड़ेगा। और पीडीएफ को एक बार आप स्वयं पीडीएफ के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको स्वयं को मिलाना होगा। यदि इस प्रकार आप कंप्लीट जो 30 शिफ्ट हुई थी, इन 30 शिफ्टों के जो 30 पेपर है, इनका सॉल्यूशन मैं यहाँ करवाऊँगा, यहाँ पर आपको देखना है। फिर घर जाके उस पीडीएफ का आपको फिर से सॉल्यूशन करना है। इस प्रकार आप कर लोगे तो 2023 में आने वाली वैकेंसी के लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं 9/8/2018 के जो शिफ्ट फेस्ट हुई थी आपके, शिफ्ट फेस्ट 10 से लेके 11 बजे तक, इस शिफ्ट का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। आपको सर्वप्रथम यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, ये इमेज दी गई है। अब इस इमेज के घुमाए हुए रूप का हमका चयन करना है इन 4 ऑप्शनों में से कि कौन से ऑप्शन में इस चित्र का घुमाया हुआ रूप है। तो इन चारों में से देखने पर आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी में तो ये चित्र सेम टू सेम है, और ऑप्शन नंबर डी में इसका घुमाया हुआ रूप हमें दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, ओम। कूलाम किसकी एसआई इकाई होती है, आवेश की। न्यूटन के किसकी एसआई इकाई होती है, बल की। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है जूल। तो जूल किसकी इकाई होती है, एसआई इकाई। जूल होती है आपके कार्य की एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी के दिशा के विपरीत होता है। अब नकारात्मक त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होता है। वेग यदि इस डायरेक्शन में हो और त्वरण भी इस डायरेक्शन में ही हो, वेग और त्वरण की डायरेक्शन सेम हो, तो वहाँ पर होता है सकारात्मक त्वरण। क्या होता है, सकारात्मक त्वरण, या इसे त्वरण भी बोला जाता है। यदि वेग इस दिशा में है और त्वरण उसके विपरीत दिशा में हो, तो यहाँ पर इसे नकारात्मक त्वरण या मंदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदन। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वेग की विपरीत दिशा में नकारात्मक त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करवा के मैं आपको दिखा देता हूँ 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। अब 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट इंटू 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। अब वाट ये किसकी इकाई होती है, शक्ति की। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य को तो जूल में लिखा जाता है, जूल। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो जूल बटा सेकंड हम लिख सकते हैं। समय का मात्रक सेकंड है, तो वाट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल पर सेकंड इंटू ये 3600 सेकंड, तो पहले से यही। अब सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो यहाँ से 10 के आगे यहाँ पर कितने जीरो, 3 जीरो,
यहाँ पर 2 जीरो, तो 36 इंटू 10⁻3 और 2 5 जीरो हो गए, तो 5 लिख दूँ। यहाँ से ये जूल बचा हुआ है तो ये जूल लिख दूँ। फिर पॉइंट को यहाँ पे 3 और 6 के बीच में लेकर आते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁻1 बढ़ जाएगी, 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था। अब न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव सीरीज दी थी उसमें अंतिम तत्व कौन सा था, थोरियम। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना था, 56। यही न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव नियम दिया था उसमें अंतिम तत्व थोरियम था, जिसका परमाणु क्रमांक 56 था। अब बात की जाए, यहाँ पर रेडियम आपको दिख रहा होगा। अब रेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 88। यहाँ पर लोहा दिख रहा होगा, लोहे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, फेरस, सिंबल क्या होता है, Fe, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। और रेडियम आपको दिख रहा है, इसका Ra से डिनोट करते हैं, 88 इसका परमाणु क्रमांक है। रेडियम का यूज जो रोडें होती है, उन रोडों पर जो वाइट पट्टी बनी होती है वे इस रेडियम की ही बनी होती है, जो काफ़ी समय तक धूप से बिना प्रभावित हुए ये रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ये भारतीय ओलंपिक संघ के फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष थे। अभी बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है अभिनव बिंद्रा। ये अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित। और 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में फर्स्ट गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने ही शूटिंग में जीता था। बात करें ये नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो 2018 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, ये वर्तमान में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष है। और ये इनका नरेंद्र ध्रुव बत्रा का फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष के रूप में 2nd कार्यकाल है। बात की जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा शरद पवार। ये शरद पवार कौन है, तो शरद पवार ये NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी जो महाराष्ट्र में है इसके प्रमुख है। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, तो त्रिभुजाकार संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n × n+1/2। अब n क्या है, यहाँ पर एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृत संख्या। तो पहले हमें यदि त्रिभुजाकार संख्या निकालनी है तो n की जगह 1 रखते हैं, 1 + 1+1/2, 1 × 1+1 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1। पहली प्राकृत संख्या क्या होगी, 1। दूसरी प्राकृत संख्या निकालनी हो तो n की जगह क्या रखना है, 2, 2 × 2 + 1 3/2, 2 से 2 कैंसिल। दूसरी प्राकृत संख्या कितनी होगी, 3। तीसरी प्राकृत संख्या निकालनी हो तो n की जगह 3 रख दो, 3 × 3 + 1 4/2, 2 से 2 कट गया, 3 दूनी 6। तीसरी प्राकृत संख्या क्या होगी, 6। ये तो इसका होता है फॉर्मूला। अब नॉर्मली हमें निकालना हो तो पहली त्रिभुजाकार संख्या होगी 1, दूसरी हमें त्रिभुजाकार संख्या निकालनी हो तो इसमें क्या जोड़ना है, 2। जैसे आप 2 जोड़ोगे दूसरी त्रिभुजाकार संख्या क्या होगी, 3। तीसरी निकालनी हो तो इसमें आपको 3 जोड़ना है, 3 3 6। चौथी हमें निकालनी हो त्रिभुजाकार संख्या तो इसमें 4 जोड़ दो, 10। पांचवी निकालनी हो तो इसमें 5 जोड़ दो, कितना हो गया, 15। छठी निकालनी हो तो इसमें 6 जोड़ दो, 21। इस प्रकार यहाँ से 1 3 6 10 15 21 ये सभी क्या है, त्रिभुजाकार संख्या ही है। अब आपको ऑप्शन में दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि त्रिभुजाकार संख्या कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 में 3 दिया गया, 3 तो त्रिभुजाकार संख्या है। 15 भी त्रिभुजाकार संख्या है, 10 भी त्रिभुजाकार संख्या है। और यहाँ पर 5 आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा, ये एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। यहाँ पर रेलवे ने इसका गलत आंसर दिया है, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
जिसमें आपको दिया गया है 5 एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। जैसे इसको पानी में डाला जाएगा तो रिएक्शन इसकी क्या होगी? CaOH2 का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ये CaOCl2 ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। इसको जैसे आप पानी में मिलाओगे तो ये क्या है? CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा और यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लोरीन गैस निकलेगी पानी इस ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको फ्रैक्शन दी गई है, इसमें आपको बताना है। पहला दिया हुआ है 29/6, ये बड़ा है 43/12। सभी में आपको दिख रहा होगा 29/6 और 43/12 यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 6 चौक 24, कितने बचे? 5 लगाया, पॉइंट उतारा 0, 6 8 48, मतलब 4.8 के समथिंग आ रहा है। फिर यहाँ से 12 में भाग देना, 43 में 12 का भाग देना है। 12 में 12 बार से बात है 36, कितना बचा? 4 3 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, मतलब 3.5 है, और यहाँ पर है 4.8। तो 4.8 बड़ा होगा 3.5 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10 की। इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन करें। तो आपको इस प्रकार एक सीरीज दी गई है, ST TST TU UV और VW, और नेक्स्ट में आपको पूछा गया है। तो ST के से आगे TU, U से V से W, तो यहाँ पे क्या आएगा? W से आगे X, तो WX ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक बांटा गया है। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग, और शेष अवि को प्राप्त हुआ। तो अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ, ये आपको पूछा गया है। 3 व्यक्ति है, तपस को T से लिख देता हूँ, अवि को A से लिख देता हूँ, और ऋषि को मैं एक बार R से लिख देता हूँ। के बीच एक केक बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग, तपस को कितना मिला? 1/2 भाग। ऋषि को कितना मिला? ऋषि को 1/3 भाग मिला, और शेष अवि को मिला। तो पूछा गया है कि अवि को कितना मिला। अब 1/2 प्लस 1/3 कुल कितना हो गया? एलसीएम 6 ले लेता हूँ मैं, 3 + 2 मतलब 5/6। तो शेष कितना बचा? 5/6। तो तपस और ऋषि को प्राप्त हो गया। तो बाकी कितना? 1/6। ये किसको प्राप्त होगा? अवि को। तो अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ? 1/6, जो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? अब वर्गमूल अपरिमेय कब होगा? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक आपको 2 3 7 और 8 मिल जाए, तो उस संख्या का वर्गमूल हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या ही होगा। उस संख्या के यदि किसी संख्या का इकाई के रूप में हमें 2 3 7 8 इनमें से कोई संख्या प्राप्त हो जाए, तो उस संख्या का वर्गमूल निकालने पर हमें हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ये 4 डिजिट 2 3 7 8 इनमें से कोई भी हमें एक प्राप्त हो जाए इकाई के अंक के रूप में, तो उस संख्या का वर्गमूल निकालने पर हमें हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिख रहा होगा सेकंड ऑप्शन में इकाई का अंक 8 दिख रहा होगा, तो इसका वर्गमूल निकालने पर हमें हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है।
अलैंगिक प्रजनन में। अब अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में लैंगिक प्रजनन की तुलना में भिन्नता कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है कि दिए गए मद्दों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चुनें। अब आपको यहाँ पर 3 चित्र दिख रहा होगा और नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है। फर्स्ट में पुस्तक, सेकंड में शादी, थर्ड में उत्सव और फोर्थ में क्या है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, मुलाकात। अब ये आपको जो 3 डायग्राम दिए गए हैं, ये इनमें से कौन से ऑप्शन के लिए ज़्यादा मैच खा रहे हैं, तो यहाँ से देखने पर आपको यहाँ पर ट्रॉफी कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आपको यहाँ से उत्सव से ज़्यादा ये ऑप्शन रिलेट हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 उत्सव। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। 9.5% साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था। तो यहाँ से देखते हैं 6 वर्षों के लिए। अब मैंने मान लिया मूलधन आप मान लेते हैं 100 रुपये है, तो काल्पनिक ब्याज कितना होगा, काल्पनिक ब्याज बराबर क्या होता है, दर इंटू समय। तो दर कितनी है 9.5 इंटू समय कितना है 6 वर्ष। तो यहाँ से काल्पनिक ब्याज कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 3 9 6 54 और 3 कितना हो गया 57। तो ये काल्पनिक ब्याज कितना हो जाएगा 57। मूलधन कितना है 100। तो कुल मिश्रधन कितना होगा 6 वर्षों में 9.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 100 रुपये का कुल मिश्रधन हो जाएगा 157। क्वेश्चन में कहा गया है कि 942 हो रहा है कुल मिश्रधन, हम कह रहे हैं कि 157 हो रहा है मिश्रधन। हमें पूछा गया है कि आरंभ में किया गया निवेश कितना था, यानी मूलधन। तो मूलधन हमने 100 माना, तो यहाँ से 100 से मैं गुणा करा देता हूँ। जब 157 को का भाग 942 में दिया जाता है तो ये कंप्लीट 6 बार जाता है, 6 इंटू 100 600। तो ये क्या होगा, मूलधन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। सर्च लाइट हो या वाहनों की हेडलाइट हो, कुछ इस प्रकार से होती है ये वाहनों की हेडलाइट, और इनके अंदर जो दर्पण होता है यहाँ पर वह होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। सर्च लाइट बोल दो, वाहनों की हेडलाइट बोल दो, इसके अंदर कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रेनवियर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान में होते हैं जो पाए जाते हैं। अब रेनवियर के नोड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, माइलिनीकृत एक्सोन में। अब जहाँ पर ओस्टियो शब्द आ जाए वे हड्डियों से संबंधित होता है, और जहाँ पर ये कॉन्ड्रोब्लास्ट हो जाए ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उमर और अविनाश ने क्रम से 10,000 और 15,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। दो व्यक्ति है, उमर और अविनाश। उमर को यू से लिख देता हूँ ये मैं, और अविनाश को किससे लिखता हूँ, ए से लिख देता हूँ। अब उमर और अविनाश ने क्रम से 10,000 और 15,000 रुपये के निवेश के साथ एक साझेदारी की। उमर ने साझेदारी में कितने लगाए 10,000, अविनाश ने कितने लगाए 15,000। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। अविनाश ने निवेश 8 महीने तक किया और 8 महीने बाद वित्तीय समस्या के कारण इसने वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। अब उमर ने तो कंप्लीट 12 महीनों तक इसका निवेश किया है, तो यहाँ से 3 डिजिट से ये 3 डिजिट कैंसिल, 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग 12 में 3 बार, 5 का भाग यहाँ से 3 बार, 5 का भाग 2 बार, और 5 का भाग 2 बार और 5 का भाग 3 बार। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल। तो लाभ का अनुपात क्या होगा, 1:1 के रेशियो में उनका लाभ का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
19 निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। अब उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुएं कौन सी होती है। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा वर्ग फर्स्ट में आने वाली धातुएं जैसे सोडियम हो गया, इन्हें से लिखते हैं पोटेशियम के, ये उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुएं होती है। वायु के संपर्क में जैसे आती है आग पकड़ लेती है। तो इनका निष्कासन किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो इनका निष्कासन किया जाता है आपके इलेक्ट्रोलिसिस विधि के द्वारा इनका निष्कासन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पहले यहाँ पर दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक रिंग दी हुई है, रिंग के बाद यहाँ पर हाथ दिया हुआ है। तो रिंग को किस में पहना जाता है, अंगुलियों पर। फिर आपको ताज दिया गया है, तो इस ताज को कहाँ पर पहना जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको यहाँ खोपड़ी दिख रही होगी, इस सिर पर इस ताज को पहना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दो अंकों की वे संख्या ज्ञात कीजिए जो इनके अंकों के गुणनफल की तिगुनी हो। तो 24 एक ऐसी संख्या है, 24 जो अंकों के गुणनफल 2 × 4 की क्या है, तिगुनी तो है। 24 बराबर 4 दूनी 8, 8 × 3 कितना 24 बराबर 24। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 24। 24 एक ऐसी संख्या है जो अपने अंकों के गुणनफल की कितनी गुणी है, तिगुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 फरवरी 2018 से कोलकाता की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है फरवरी 2018 के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शाहरुख खान। अब आपको यहाँ पर एक नाम दिख रहा होगा सुब्रत रॉय। ये सुब्रत रॉय कौन है, ये एक व्यवसायी है। और ये सौरव गांगुली, ये सौरव गांगुली इसको दादा के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल से होकर आते हैं। क्रिकेटर है, 2019 से 2022 तक BCCI के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष है। और यहाँ पर आमिर खान तो आपको पता ही होगा, एक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इसमें क्या कहा गया है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। आपको दिया गया है क्या x-5 सम संख्या है, ये इसमें पूछा गया है। और नीचे आपको दिया गया कथन दिया गया है। और कथन में कहा गया है, पहले कथन में कहा गया है कि x-15 एक पूर्णांक है। और सेकंड नंबर कथन में आपको कहा गया है x-10 एक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। अब हम फर्स्ट कथन के अकॉर्डिंग देखें तो x के स्थान पर मैं एक बार रखता हूँ सम संख्या, जैसे 10 रख दिया तो 20 रख दिया, 20 - 15 बराबर क्या प्राप्त हुआ 5 जो ये 5 पूर्णांक है। अब यहाँ पे रखता हूँ वापस में x का मान 20, तो 20 - 5 कितना प्राप्त हुआ 15। तो 15 क्या सम संख्या है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कथन फर्स्ट क्या हो गया, रोंग। कथन सेकंड x - 10 एक विषम पूर्णांक है। अब x के स्थान पर मैं यदि मैं x के स्थान पर हमें विषम प्राप्त करना है तो x के स्थान पर मैं क्या रखूं, सॉरी यहाँ पर 10 - 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर होगा 5। एक बार वापस देख लीजिए, पहले कथन में है x - 15 एक पूर्णांक है, तो x के स्थान पर मैंने 20 रखा, तो 20 - 15 कितना प्राप्त हुआ 5 ही तो प्राप्त होगा। या इससे बड़ी डिजिट रख के एक बार वापस सॉरी देखो, x माइनस आपको दिया गया है कि x - 5 सम संख्या है। और कथन फर्स्ट में दिया गया है कि x - 15 एक पूर्णांक है।
और नेक्स्ट कथन नंबर सेकंड में दिया गया है कि x-10 एक विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। अब x के स्थान पर मैं जैसे 25 रखता हूँ, एक बार देख लो आप, 25 - 15 कितना प्राप्त हुआ? 10। अब x का मान यहाँ पे 25 रखता हूँ, 25 - 15 यहाँ पे 10 प्राप्त हो गया। x का मान अब 10 क्या है? पूर्णांक की तो है। अब x का मान 25 यहाँ पे रखता हूँ, तो 25 - 5 कितना प्राप्त होगा? 20। 20 क्या है? सम। तो कथन नंबर फर्स्ट क्या होगा? करेक्ट। अब यहाँ पे x का मान मैं 25 रखता हूँ, तो 25 - 10 कितना प्राप्त हुआ? 15। 25 - 10 कितना प्राप्त हुआ? 15। अब 15 का मान यहाँ पे रखता हूँ, 15 में से 5 निकालूंगा तो 10। तो दोनों ही क्या है? करेक्ट है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, x का मान यदि मैंने विषम रखा, यहाँ पर विषम रखा 25, तब तो ये हमें ये विषम रखने पर सम प्राप्त हुआ। और इस सम को यहाँ पर रख देता हूँ, तो सम में से जैसे ही हम विषम घटाएंगे तो हमें विषम ही प्राप्त होगा। जैसे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कथन नंबर फर्स्ट में मैं एक बार यहाँ पे रख देता हूँ। अब की बार सम रखता हूँ, x के स्थान पर जैसे मैंने 20 रख दिया, 20 - 15, या मैंने यहाँ पर सम के रूप में 30 रख दिया, 30 - 15 15 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर 30 - 5 करूँगा तो कितना होगा? 25। तो 25 क्या सम संख्या है? नहीं है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको दिख रहा होगा, केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन में दिया गया है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। अब निष्कर्ष दिया गया है फर्स्ट, इसमें बोला गया है सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। तो निष्कर्ष फर्स्ट करेक्ट है। हाँ, सरकार को शहर की पुनर्योजना तो बनानी चाहिए फर्स्ट, तो इसका क्या होगा? करेक्ट। सेकंड में कहा गया है कि सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी होता है अवैध को गिरा दे और लोगों के लिए छोटा मकान बना दे, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिख रहा होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल है? तो वर्गमूल किस तरह निकालते हैं? जैसे संख्या दी गई है 15,376, तो वर्गमूल में हम लास्ट वाले 2 डिजिट को हटा देते हैं, और ये 6 किसके वर्गमूल में आता है? 4 के वर्गमूल में और 6 के वर्गमूल में। यहाँ पे कितनी जो संख्या बची है कितनी? 153। अब 153 किस संख्या के वर्गमूल के नज़दीक है? जैसे हमने 12 का वर्ग किया तो कितना आया? 144। 13 का वर्ग किया कितना आया? 169। तो यहाँ से तो हमें ये 153 144 से तो क्या है? बड़ा है, और 153 169 से क्या है? छोटा है। तो हमें यहाँ से छोटे वाला लेना है, नज़दीक में जो 153 से छोटा 144, ये 12 का स्क्वायर ही इसके नज़दीक है, तो यहाँ से लेना है हमें 12। अब बात बची कि इनमें दोनों में से कौन सा ले, तो इनमें से देखते हैं 144 यदि 153 के नज़दीक है तब तो लेना है 4, और यदि ये 153 के नज़दीक यदि 169 हो, ज़्यादा नज़दीक हो, तो लेना हमें बड़े वाला 6। तो यहाँ से देखते हैं 144 और 153 के बीच अंतर कितने का है? 9 का। और यहाँ से तो
अंतर बहुत ज़्यादा है। तो अंतर कम किस में है, इस 144 में छोटे वाले में कम अंतर है, तो यहाँ से ये छोटे वाला लेना है। तो कितना होगा 124। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 124 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन करो। जब क्षैतिज दर्पण को इस शब्द के नीचे यहाँ पर आपको क्षैतिज बोला गया है कि यहाँ पर आपके क्षैतिज दर्पण को रखा जाता है, तो निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही दर्पण छवि को निरूपित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये इसकी सही दर्पण छवि को निरूपित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमान में से कौन से कथन में अंतर्निहित है। अब कथन दिया गया है कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, ये आपको यहाँ पर कथन दिया गया है। पहला अनुमान है कार्यशाला अध्यापकों को ज्ञान में सामयिक बनाती है, तो ये एकदम करेक्ट बात है। कार्यशाला में यदि अध्यापक भाग लेंगे तो कार्यशाला का 100% अध्यापकों को सामयिक बनाएगी। सेकंड अनुमान में दिया गया कार्यशालाएं समान समय बर्बाद करती है, ऐसा थोड़ी होता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सॉरी अनुमान सेकंड क्या होगा करेक्ट आंसर नहीं होगा। फर्स्ट तो करेक्ट होगा और सेकंड अनुमान रॉन्ग होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है कि अनुमान फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा केवल अनुमान फर्स्ट निहित है, अनुमान सेकंड रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। श्रृंखला मतलब श्रेणी क्रम। यदि किसी परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान क्या होता है, समान होता है। धारा का मान क्या होता है, समान होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में यदि कई प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो वहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध पर यहाँ पर तो किसका मान समान होता है, धारा आई का मान। और समांतर क्रम में विभवांतर V क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर V का मान समान होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हो तो करंट का मान एक समान ही रहता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। श्रेणी क्रम में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर समान ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f वायु में है को एक द्रव्य जिसका म्यू यानी अपवर्तनांक 4/3 में डुबाया जाता है, द्रव्य में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी। अब फोकल लंबाई f है, फोकल लंबाई f, इसके लिए कुछ कंडीशन है, 2 कंडीशन है, मैं बता देता हूँ आपको। दर्पण की फोकल लंबाई माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, आपको याद रखना है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। जबकि लेंस की ये फोकल लंबाई है, ये माध्यम पर निर्भर करती है। दर्पण को किसी भी माध्यम में ले जाओ, आप वायु में ले जाओ, जल में ले जाओ, कांच के अंदर ले जाओ, दर्पण की फोकल लंबाई हमेशा समान ही रहती है, परिवर्तित नहीं होती। हालांकि लेंस की फोकल लंबाई है वे माध्यम पर निर्भर करती है, अलग अलग माध्यम में लेंस की अलग अलग फोकल लंबाई होती है। तो इसमें आपसे बात की गई है दर्पण की, दर्पण में उत्तल हो अवतल हो, दर्पण की फोकल लंबाई हमेशा फिक्स रहती है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। तो इसमें बोला गया है कि वायु माध्यम में फोकल लंबाई f है, तो इसको एक अपवर्तनांक म्यू 4/3 वाले में डुबाया जाता है द्रव्य में, तो भी इसकी फोकल लंबाई f ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ से दिख रहा होगा 4 के बाद में 3 के बाद में 2, फिर यहाँ से 3 के बाद में 2, फिर 4, फिर 2 4 और 4 के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा 3, ऐसे करके कुछ आकृति होगी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में 4 के बाद क्या है 3, तो ऑप्शन नंबर ए में ये 3 लाइन है इस गोले के बार बार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा करेक्ट
आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि NH4 का होल ट्वाइस और SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि NH4 का होल ट्वाइस और SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ से एक और यहाँ पर कितने हैं, चार, चार एक कितना हो गया, पाँच, 5 × 2 10 प्लस S का एक प्लस O का कितना 4, तो कुल कितने परमाणु, एक अणु में कितने परमाणु हो गए 15। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या कहा गया है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है बहुलक माइनस माध्यिका, इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का है। और पूछा क्या गया है, माध्यिका माइनस माध्य, ये आपसे पूछा गया है। अब आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य। बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर कितने का है, 2 का। हमें पूछा क्या गया है, माध्यिका और माध्य के बीच, तो यहाँ से बहुलक बराबर में रख क्या देता हूँ, बहुलक बराबर 2 + माध्यिका, 2 + माध्यिका, 2 + माध्यिका बराबर 3 × ये माध्यिका माइनस 2 × ये माध्य। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस 2 × माध्य को मैं इधर लेकर आता हूँ, तो 2 ये तो है प्लस ये 2 × माध्य बराबर यहाँ से 3 × माध्यिका है, 3 × माध्यिका है, ये इधर माध्यिका जाएगी तो 3 माध्यिका में से यहाँ से ये एक माध्यिका यहाँ पे घट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगी कितनी, 2 माध्यिका। अब 2 बराबर क्या होगा, 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से ये उधर जाएगी, तो माध्यिका माइनस माध्य, यहाँ से 2 से 2 काट देता हूँ, यहाँ 1 बराबर क्या होगा, माध्यिका माइनस माध्य। तो माध्यिका माइनस माध्य बराबर कितना होगा, 1। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 34 की, जिसमें दिया गया है कि दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन से कथन में अंतर्निहित है। कथन में दिया गया है, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वस्थ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं मिली। पूर्व धारणा फर्स्ट में क्या कहा गया है, स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते। अब ऐसा थोड़ी होता है, अपने अपार्टमेंट को साफ कौन नहीं रखना चाहता है। इसमें कहा गया स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहता है, तो ये पूर्व धारणा बिल्कुल ही गलत होगी। नेक्स्ट सेकंड पूर्व धारणा क्या कहती है, एसोसिएशन अभियान में असफल रही। हाँ, ये हो सकता है एसोसिएशन अपने अभियान में असफल रह सकती है। तो इसमें पूर्व धारणा फर्स्ट ही क्या होगी, फर्स्ट रॉन्ग होगी, जबकि सेकंड क्या होगी, राइट होगी। अब ऑप्शन में चलते हैं हम, यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है केवल पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को हम P से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, P। और संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, और संवेग को हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है
कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। अब आपको कथन दिया गया है, कंपनी एबीसी की बिक्री कैसे रही। अब कथन फर्स्ट में कहा गया है, कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन ₹70 प्रति नग के हिसाब से बेचे। और कथन सेकंड में दिया गया है, उत्पाद के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं, उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। तो हम कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों को देखें तो दोनों के अनुसार हमें पता चलता है कि कंपनी एबीसी की कुल बिक्री 75,000 जो साबुन है ₹75 प्रति नग के हिसाब से रही। तो इनका गुणनफल करने पर 75,000 × 70 इनका गुणनफल करने पर हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि कंपनी एबीसी की बिक्री कितनी रही। तो हम यदि दोनों कथनों को करेक्ट साथ में लेते हैं तभी हम इस जो आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें दोनों ही करेक्ट होंगे, कथन 1 और कथन 2, तभी इसका हम आंसर दे पाएंगे। अब इसका जवाब देने के लिए आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त है। नहीं तो हम कथन केवल 1 के अनुसार इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं कथन केवल 2 के अनुसार इसका जवाब दे सकते हैं। 1 और 2 दोनों को साथ लेने पर ही हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है, दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बेज पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुना गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चेतन भगत। अब आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एक नाम दिख रहा होगा, नामिता गोखले। ये नामिता गोखले लेखक है। 2021 में इनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ इनको मिला था। अब साहित्य का नोबेल प्राइज़ होता है, साहित्य में जो साहित्य का पुरस्कार होता है, साहित्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी आपके 12 मार्च 1954 में साहित्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित भाषा प्लस इसमें इंग्लिश और मारवाड़ी 2 और ऐड कर दिया जाए तो टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत होती है। और नामिता गोखले को इंग्लिश के लिए 2021 में इंग्लिश भाषा में इनकी पुस्तक थी थिंग्स टू लिव बिहाइंड, इसके लिए दिया गया था। हिंदी की बात करें कि हिंदी में 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो दया प्रकाश सिन्हा को। हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को और इंग्लिश में नामिता गोखले को। दया प्रकाश सिन्हा, इनका उपन्यास था सम्राट अशोक। कौन सा उपन्यास था? सम्राट अशोक। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 के लिए दिया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड में अरुंधति रॉय की। अरुंधति रॉय, तो ये अरुंधति रॉय कौन है? ये है एक लेखक। कौन है? अरुंधति रॉय कौन है? लेखक है, लेखक। और अरुंधति रॉय की पुस्तक इम्पोर्टेंट बात करें तो इनकी है आज़ादी नामक इसकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अरुंधति रॉय की ये एक लेखक है। और चेतन भगत की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर है चेतन भगत। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा। अधिकतर एग्जामों में चेतन भगत की कोई न कोई पुस्तक पूछ ली जाती है। तो चेतन भगत की इम्पोर्टेंट पुस्तकों में से मैं आपको बता देता हूँ। पहली पुस्तक जिसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। सेकंड पुस्तक की बात करें, इम्पोर्टेंट मैं आपको लिखा रहा हूँ। सेकंड की बात करें तो वन अरेंज मर्डर। थर्ड की बात करें तो द गर्ल इन रूम नंबर 105। ये कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो मैंने आपको
लिखवाई है चेतन भगत की। पहली हाफ गर्लफ्रेंड, सेकंड वन अरेंज मर्डर, फोर्थ द गर्ल इन रूम नंबर 105। ये चेतन भगत की 3 इम्पोर्टेंट बुक है, अधिकतर एग्जामों में इनको पूछा जाता है। और यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा होगा करण महाजन का। तो करण महाजन के बारे में बात करें तो इनकी एक पुस्तक का नाम याद रखना, बस इनकी एक पुस्तक याद रखना, फैमिली प्लानिंग, ये इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 1600 रुपये की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा? तो ब्याज बराबर क्या होता है? समुद्र बटा 100, मतलब मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। 00 कैंसिल, 6 पंजे 30, 16 इंटू 30, 480। ऑप्शन नंबर आपको सेकंड में दिख रहा होगा, 480 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। रिक्त स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यहाँ पर कहा गया है वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे समूह से संबंधित है। अब थैलोफाइटा पौधे के हम जड़, तना, बात की जाए जड़, तना, पत्ती आदि भागों में हम जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती आदि भागों को हम विभेदित नहीं कर सकते हैं। थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। इन तीनों समूह के पादपों में थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की बात की जाए तो इनमें तो स्वयं उत्तक नहीं पाया जाता है। और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इन तीनों ही पौधे के जड़ होगी, तना हो गया, पत्ती हो गया, इन भागों में हम विभेदित नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं बता सकते हैं कि ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है। तो विभेदन नहीं किया जा सकता है, मतलब विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होता है, तो वे होगा थैलोफाइटा। इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिया गया है 9 इंटू 6 बराबर 45, 7 इंटू 4 बराबर 33 और 6 इंटू 4 बराबर 20। तो 5 इंटू 3 का मान कितना होगा? तो यहाँ से आपको देखना होगा, पहले दिया गया है 9 इंटू 6 बराबर 45, फिर है आपके 7 इंटू 4 बराबर 33, फिर 6 इंटू 4 बराबर 20, फिर आपको पूछा गया है कि 5 इंटू 3 बराबर कितना होगा। तो इसमें आपको देखना होगा कि इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है कि प्राप्त, इनको यहाँ पर 45 प्राप्त हो रहा है। फिर नेक्स्ट वही तरीका लगाने पर 33, फिर 20 और फिर 5 इंटू 3 लगाने पर क्या आएगा। तो यहाँ से आप देखिए, पहले 9 और 6 दोनों को ऐड करते हैं, कितना आएगा? 9 6 15 और इन दोनों का अंतर कितने का है? 3। तो 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 45। यहाँ से देखिए 7 और 4 कितना हो गया? 11 और इनका अंतर कितने का है? 3 का। तो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 33। फिर 6 इंटू 4 कितना हो गया? 6 4 10। अंतर कितना है 6 और 4 में? 2 का। तो इंटू 2, 10 दूना कितना हो जाएगा? ये 20। फिर यहाँ से देखिए 5 3 कितना होगा? 8 और 5 और 3 में अंतर कितने का? 2 का। तो 8 दूनी कितना होगा? 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16, जो ऑप्शन नंबर आपको सेकंड में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। एक 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए तो ये खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी? ये कोई सड़क है, मान लो यहाँ से कोई सीढ़ी का ये पाद बिंदु है। जब सीढ़ी को इधर सड़क के इस कोने की ओर ले जाया जाता है
तो यहाँ पर ये सीढ़ी एक 12 मीटर ज़मीन के किनारे से 12 मीटर ऊपर 12 मीटर ऊपर कोई खिड़की है, ज़मीन के यहाँ किनारे से 12 मीटर कोई ऊपर खिड़की है, यहाँ तक पहुँचती है जब सीढ़ी को सड़क के इस किनारे की ओर ले जाया जाता है। 13 मीटर लंबी सीढ़ी है। अब सीढ़ी के पाद बिंदु को यहीं रखना है और सड़क के दूसरी तरफ ले जाना है। तो दूसरी तरफ ये ज़मीन से 5 मीटर ऊंची खिड़की तक ही पहुंचती है। तो इस सड़क की ये कुल चौड़ाई कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में ये तो 13 ही होगी, सीढ़ी की लंबाई तो 13 थोड़ी होगी, सेम ही रहेगी। इन क्वेश्चनों में आपको विशेष ध्यान क्या रखना है, ट्रिपलेट याद रखना है, ताकि यहाँ से आपको टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, लंब बटा कर्ण वैसे निकालना ना पड़े। अब ट्रिपलेट होता है यहाँ पर जो लगेगा 5, 12, 13। यहाँ पर ये भुजा 13 है, ये 12 है, तो 100% ये कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण में समकोण के ट्रिपलेट है। ये 13, ये 5, तो ये 100% कितनी होगी, 12। तो ये सड़क की कुल चौड़ाई कितनी होगी, 12 और 5 17 मीटर। ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिख रहा होगा, 17 मीटर सड़क की कुल चौड़ाई होगी। अब आपको मैं कुछ ट्रिपलेट आपको लिखा देता हूँ यहाँ से, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41। ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है जो आपको विशेष तौर से याद रखना ही है। ये आपको यदि याद होंगे तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से सीधा आपको ट्रिपलेट याद रखना है। और इनको आगे जैसे मल्टीप्लाई कराओगे, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 6, 8, 10, इसके अगला ट्रिपलेट प्राप्त हो जाएगा 10, 24, 26, ये ट्रिपलेट बन जाएगा। इनको आप जैसे जैसे गुना कराते जाओगे तो नेक्स्ट नए नए ट्रिपलेट आते रहेंगे। ये आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करने पर याद भी हो जाएंगे और क्वेश्चन करने में भी आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको 3rd में दिख रहा होगा, पेट्रोलियम। अब पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होने पर जो आपको दवाइयाँ दिख रही है इनके मूल्य में वृद्धि होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब ट्रांसपोर्ट में कारें, बसें, बहुत से ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, ये सब किससे चलते हैं, पेट्रोलियम तेलों से ही तो चलते हैं। जब इसकी कीमत में वृद्धि होगी तो ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने पर हर चीज़ का खर्च, हर चीज़ के पैसे बढ़ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3rd, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने पर अन्य सभी चीज़ों के मूल्य में ही वृद्धि 100% होगी। नेक्स्ट, ये मुद्रास्फीति का कारण ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। अब रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला तो याद ही होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यदि समय घंटे में हो, समय या तो आप तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी या चाल मीटर पर सेकंड में होगी। तो आपको यहाँ से सेम रखना है। चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो समय ही घंटा में होगा, और चाल यदि मीटर पर सेकंड में हो तो समय सेकंड में होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें दिख रहा है, पहले एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 5/18 से गुणा करा लेते हैं। 18 पंजे 90, 5 चौड़ी 25, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल। चाल बराबर क्या लिख दूँ, 25। अब दूरी बराबर क्या होता है, यदि रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे,
तो उसमें दूरी रेलगाड़ी की दूरी प्लस यहाँ पर एक्स के रूप में यदि वे पुल भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, अन्य चीज़ें भी हो सकती है जिसको रेलगाड़ी पार करती है, उसकी दूरी ये टोटल दूरी होती है। बटा समय कितना लग रहा है यहाँ से 10 सेकेंड, तो यहाँ पर 25 × 10 कितना होगा 250 बराबर आर रेलगाड़ी की लंबाई है। यहाँ पर दिया गया है कि एक 100 मीटर लंबे पुल को पार कर दिए, तो पुल की लंबाई कितनी है 100 मीटर, तो रेलगाड़ी की पूछी है जब आर बराबर कितना हो जाएगा 250 में से ये इधर जाएगा 100 कट जाएगा तो 150 मीटर, ये किसकी लंबाई होगी इस रेलगाड़ी की। अब यदि खंभा दिया रहे और कहा जाए कि रेलगाड़ी इस खंभे को पार करती है, तो खंभे की दूरी को रेलगाड़ी की दूरी के तुलना में नगण्य मान लिया जाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म हो गया, पुल हो गया, इनको नगण्य नहीं माना जा सकता रेलगाड़ी की दूरी की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 4.0 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। अब कार्य, कोई वस्तु है जो क्षैतिज में पहले 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है और इसकी गति को हमें 10 मीटर प्रति सेकंड तक के लिए बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो वे कार्य इस वस्तु की गतिज ऊर्जा के में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। वे कार्य इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv², v2 फाइनल होगा माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। अब 1/2 तो m इसको तो कॉमन ले लेता हूँ। अब अंतिम वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ v2 का मान मैं 10 रखता हूँ, तो 10 कितना हो जाएगा 10 100 स्क्वायर करने पर माइनस यहाँ से v1 का स्क्वायर। प्रारंभ में उसकी गति कितनी थी 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 कितना हो जाएगा 25, 1/2। m का मान कितना है 4 किलोग्राम, तो 4 रख दो, 100 में से 25 गया, कितना बचा 75, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 150 जूल। कार्य की मात्रा क्या होगा जूल। तो उस वस्तु की गति 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा और वे कितना होगा 150 जूल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से कितना बड़ा होगा 2 गुना बड़ा होगा, ये 2 गुना बड़ा कर दिया। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 5 साल पहले विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ से मैं विराट की निकालनी है तो मोहिंदर की रख दूँ, यहाँ से निकाल के मोहिंदर की जगह यहाँ से निकाल देता हूँ पहले मोहिंदर की, तो यहाँ से 1 मिनट कितना हो जाएगा v+7 बराबर 2m+14, यहाँ से m निकालूंगा तो कितना होगा v-7/2, m की जगह ये रख सकता हूँ, m की जगह तो ये रखा जाएगा v-7/2, ये -5 है ये बराबर 2/5 और v-5 -1, इनका थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। v-7 -10/2 बराबर 2v-10 और ये -5/5। अब नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर यहाँ से करवाऊँगा, आपको इधर करवा देता हूँ, यहाँ पे ही थोड़ा सा करवा देता हूँ सॉल्यूशन। इधर आएगा तो ये 5v माइनस 7 10 17 17 पंजे 85 बराबर 4v और ये कितना हो जाएगा 15 15 दूना 30, ये किसका माइनस का है। अब मैं इसको इधर लेकर आता हूँ तो 3v बराबर कितना हो जाएगा 85, उधर जाएगा तो 5 और 5 3 8, 5 3 8
कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे है 5v 2v 4v, तो v बराबर कितना हो जाएगा 55। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से दो, यहाँ से गुना होगा ना वापस, तो 2 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 10 5 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30। इस 4v को इधर लेकर आऊँ तो कितना बचेगा, v बचेगा ना, यहाँ 5v है और ये v, तो यहाँ से v बचेगा, और ये 85 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 85, माइनस का 30, जब माइनस करेंगे तो v का मान कितना हो जाएगा 55, जो आपको तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा। विराट की वर्तमान आयु 55 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक देबरॉय। अब ये विवेक देबरॉय, आपने विवेक देबरॉय का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। विवेक देबरॉय के कहने पर ही विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर ही रेलवे बजट को आम बजट में जोड़ा गया था, और रेलवे बजट को आम बजट से अलग किस समिति के कहने पर किया गया था, तो वे थी एकवर्ट समिति। एकवर्ट समिति कहने पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, और रेल बजट को आम बजट में जोड़ा गया था विवेक देबरॉय समिति के कहने पर ही जोड़ा गया था। नाम दिख रहा होगा आपको, अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये इकोनॉमिस्ट है, और इंडिया में इकोनॉमी के लिए सर्वप्रथम नोबेल प्राइज विजेता ये अमर्त्य सेन ही है। आपको एक नाम दिख रहा होगा नजमा हिपतुल्ला। ये नजमा हिपतुल्ला है, जो मणिपुर की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है। नजमा हिपतुल्ला, ऑप्शन नंबर सेकंड में नाम दिख रहा होगा नजमा हिपतुल्ला, ये मणिपुर की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है। और बात की जाए कि मणिपुर का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो ला गणेशन मणिपुर का वर्तमान में राज्यपाल है, और इन्हीं को ही एडिशनल चार्ज दिया गया वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त चार्ज ही मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल ला गणेशन को ही दिया गया है। आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा एक नाम अमित मित्रा। ये आर्थिक सलाहकार थे, और वर्तमान में आर्थिक सलाहकार इन अमित मित्रा की जगह डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात की जाए 47 की, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में होता है। बात की जाए सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, फॉर्मिक अम्ल चींटियों में होता है। मेलिक अम्ल, तो मेलिक अम्ल किस में होता है, सेव में। नेक्स्ट बात की जाए टेनिक अम्ल, ये होता है वनस्पतियों में, और ऑक्जेलिक अम्ल ये होता है टमाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, उपरोक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा D से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर और D बराबर 8 सेंटीमीटर, तो BD की लंबाई क्या होगी। आपको एक डायग्राम दिया गया है, कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। यहाँ पर बिंदु E दिया गया है, यहाँ पर A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे D है। इसमें दिया गया है कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई है, ये दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, और DE बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये BD आपसे पूछा गया है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है DE का स्क्वायर बराबर, ये DE है ना, ये DE, तो DE का स्क्वायर बराबर होता है AB इंटू AD। DE का स्क्वायर 8 64 बराबर, आपसे पूछा गया है इसमें BD पूछा गया है ना, AB इंटू AD की जगह क्या रख सकता हूँ, AB प्लस BD,
ए डी के स्थान पर रख सकता हूँ ना, ए बी प्लस बी डी। 64 बराबर ए बी के स्थान पर 12 है, फिर यहाँ से 12 प्लस बी डी। 64 बराबर 12 12 144 प्लस ये 12 बी डी हो जाएगा ना, 12 बी डी। 1 मिनट में देख लेता हूँ डी का मान कितना दिया गया है। डी का मान तो है 8 8 × 64 ए बी इंटू ए बी, फॉर्मूला होता है बी डी इंटू ए डी, बी डी इंटू ए डी। सॉरी फॉर्मूला यहाँ से थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे होता है डी बी इंटू डी ए होता है, डी बी इंटू डी ए होता है, थोड़ा सा गलत कर दिया है। फिर से एक बार बनाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से कुछ डायग्राम इस प्रकार है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ पर ई है। ए बी का मान आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे डी का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है डी का स्क्वायर बराबर डी बी इंटू डी ए। तो डी बराबर तो 8 है, तो 8 × 64। अब डी बी इंटू डी ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, डी बी इंटू बी ए, डी बी प्लस बी ए। 64 बराबर डी बी अंदर गुणा होगा डी बी का स्क्वायर प्लस डी बी इंटू बी ए। 64 बराबर डी बी का स्क्वायर प्लस डी बी इंटू बी ए का मान कितना है 12। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि यहाँ पर मैं डी बी के स्थान पर कौन सा मान रखूँ ताकि 64 हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा होगा। फोर्थ में ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखना है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से डी बी का मान मैं 4 रखता हूँ, तो 4 चौक 16 प्लस 4 × 12, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 प्लस 16, 48 और 16 कितना हो रहा है 64। तो यहाँ से डी बी बोल दो या बी डी बोल दो, एक ही बात है। तो इसका मान कितना होगा 4 सेंटीमीटर इसका मान होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं होती है जिनको चाकू से काटा जाता है। ये दोनों अपवाद है, अन्य धातुओं को चाकू से नहीं काटा जा सकता है, वे कठोर होती है। यहाँ पर आपको सोना को लिखा जाता है, सिंबल होता है AU ओरम, और इसका परमाणु क्रमांक की बात करें सोने की तो ये होता है आपके गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है आपके 70, एक बार आप देख लेना सही 79 ही होता है गोल्ड का एटॉमिक नंबर। यहाँ से कॉपर दिया गया है, एल्यूमिनियम, ये धातुएं ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक लड़की की तस्वीर को देखकर निशा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ, ये लड़की है कोई, इस लड़की की माँ निशा ने कहा है कि उसकी माँ मेरे नाना जी की, ये निशा है, ये निशा की माँ है, ये निशा के नाना जी है। यहाँ से कहा गया है कि उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है मतलब ये दोनों कौन है, सेम ही तो है। इकलौती बेटी है और उनके केवल एक बेटी है, मतलब ये निशा स्वयं के बारे में कह रही है, कोई बेटा नहीं है। यहाँ पर क्या है ना, सॉरी निशा नहीं, शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है, तो शीशा स्वयं के बारे में ही कह रही है, तस्वीर की लड़की खुद शीशा ही है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का
उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है? क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? आपको एक कथन दिया गया है और नीचे वाक्य में पूछा गया है राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों के दर्शन किए। तो इसके अकॉर्डिंग, इस वाक्य फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो हमें लगता है कि हाँ, राजू को यात्रा करना पसंद है। सेकंड वाक्य में दिया गया है कि राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। अब दोस्तों के पास रहने से हमें ये थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि राजू को यात्रा करना ही पसंद होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका रॉन्ग होगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाक्य में दिया गया है वाक्य फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य एक केवल पर्याप्त है, परंतु वाक्य दो केवल पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था। उषा अनंत सुब्रमण्यम मार्च 2018 के अनुसार इलाहाबाद बैंक की एमडी और सीईओ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ दिया गया एक्स और वाई में से कौन बेहतर नर्तक है? कथन फर्स्ट दिया गया है एक्स ने अधिक नृत्य ऑडियंस किए और कथन सेकंड में दिया गया है कि वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया। तो एक्स और वाई में से कौन बेहतर है? इन कथनों को देखा जाए तो कथन सेकंड के अनुसार वाई ने यदि अधिक मंच पर जिसने अधिक प्रदर्शन किया है वही तो बेस्ट होगा, उसी को लोग मंच पर बुलाएंगे। तो केवल कथन दो पर्याप्त है, जबकि कथन एक केवल एक अपर्याप्त है। इन दोनों कथनों से तुलना की जाए तो कथन सेकंड के अनुसार हम कह सकते हैं कि इनमें से कौन बेहतर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द जोड़ी का चयन करें। पहला आपको दिया गया है यहाँ से हंसा हंसो, तो यहाँ से पतलून क्या हो जाएगा? पतलून। कमीज, यहाँ पे आपको देखो हंसा का बहुवचन दे दिया हंसो, फर्स्ट में पतलून का बहुवचन दे दिया पतलूनू, कमीजू तो पहले ही बहुवचन दे दिया, मोजू पहले बहुवचन दे दिया, जैकेट सेम दे दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पतलून और पतलून का बहुवचन पतलूनू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। आपको एक सीरीज दी गई है ABCD, उसके बाद डॉलर प्लस HDEF एंड बराबर क्वेश्चन मार्क GHI चिन्ह 2 स्टार @ इस प्रकार आपको एक सीरीज दी गई है। दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरें। आपको सर्वप्रथम कथन में यहाँ पर दिया गया है ABC, उसके बाद है आपको @*2 और पूछा गया है डॉलर, हेज और E, इस क्रम में इनके स्थान पर कौन आएगा। तो इस सीरीज को देखें तो देखो ABC स्टार्टिंग के 3 वर्ड है और एंडिंग से देखें तो @ और 2 है। फिर यहाँ से देखें तो डॉलर आ गया 4th नंबर पर, फिर 5th को छोड़ के 6 पर हेज आ गया, 7 को छोड़ के 8 पर क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ से पीछे से देखें तो आपके यहाँ से 4th नंबर पर कौन आएगा? @*2 और ये साइन दिया गया 4th स्थान पर, पीछे से ये आ जाएगा। फिर 5th को छोड़ के 6th स्थान पर कौन आएगा? H आ जाएगा। H आएगा ना, देख लो ध्यान से। यहाँ से दिया गया है डॉलर 1 छोड़ के हेज है, तो यहाँ से ये साइन आ गया। फिर I छोड़ के क्या आ जाएगा? H, फिर G छोड़ के क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क स्थान, ये क्वेश्चन मार्क वाला साइन आ जाएगा। ये आपको किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। एक्स किस दिशा में मुख करके खड़ा है? यहाँ से दिशा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है और पप्पू। तो यहाँ पे और यहाँ पे पू, मतलब पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। अब सुबह के समय सूर्य तो पूर्व की ओर यहाँ पर उदय हो गया। अब यहाँ पर कहा गया कि वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, मतलब एक्स यहाँ होगा, वाई यहाँ होगा, तभी तो वाई की छाया एक्स के सामने पड़ेगी। और पूछा क्या गया है, एक्स किस दिशा में मुख करके खड़ा है? तो एक्स किस दिशा में? पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। किसी कक्षा में 9 छात्रों और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? यहाँ दिया गया है कि कक्षा 9 है, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 70 और छात्राएं, छात्र और छात्राएं। यहाँ से किसी कक्षा में बोला गया है कि किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। छात्र है 9 और छात्राएं हमें पता नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है। छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 12। छात्र के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो, यहाँ पर 13.1 हो, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से घटाता हूँ तो कितना बचेगा? 13.1 में से 12 घटाता हूँ तो कितना बचेगा? 1.1। और 14 में से 13.1 घटाऊँगा तो कितना बचेगा? 0.9। पॉइंट से मैं पॉइंट हटा देता हूँ। 9 इंटू 1 कितना हो गया? 9। तो यहाँ पर 11 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। अब कुल छात्र पूछे, कुल छात्रों की संख्या, तो 9 क्या है? छात्राएं, 11 क्या है? छात्राएं, 9 क्या है? छात्र। तो 11 और 9 कुल छात्रों की संख्या पूछे तो ये कितनी होगी? 20, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है? तो यहाँ से अंदर कितने होंगे? 4 इंटू 2 8, ये बाहर वाला 9 10 11 और 12। इसके अलावा आपको कहीं दिख रहा है क्या त्रिभुज? अंदर वाले 8 हो जाएंगे, 9 10 11 12। तो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2। कुल त्रिभुज कितने होंगे? 12। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से कौन सा एक सेट्रोट्रोफ है? अब सेट्रोट्रोफ मतलब मर्तोप जीवी बोल दो। हिंदी में सेट्रोट्रोफ को क्या बोला जाता है? यहाँ पर दिया गया है सेप्रोट्रोफ को हिंदी में बोला जाता है मर्तोप जीवी या इसे एजैविक पोषण करने वाला भी बोला जाता है। एजैविक पोषण करने वाला जीव। तो यहाँ पर ये मशरूम जो कुकुरमुता है, ये क्या है? सेप्रोट्रोप या मर्तोप जीवी है। ये मर्त कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक स्विमिंग पूल में 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटा में भरा जाता है। टैंकर बी से दुगुना तेज है और टैंकर ए से दुगुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा? अब तीनों मिलके कितने घंटों में भर सकते हैं? 10 घंटों में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ खोला जाता है तो स्विमिंग पूल को कितने घंटों में भर देंगे? 10 घंटों में। और कहा गया है कि सी ये बी से दुगुना तेज है। सी है बराबर है 2b। तो यहाँ से सी बटा बी बराबर कितना हो जाएगा? 2/1।
और फिर कहा गया है कि यहाँ पे टैंकर बी टैंकर ए से दुगुना तेज है, टैंकर बी ये दुगुना तेज है किससे, टैंकर ए से, तो बी बटा ए कितना हो जाएगा 2/1। तो अब हमें क्या निकालनी है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए अनुपात बी बराबर कितना है 1:2, और यहाँ से बी अनुपात सी बराबर कितना होगा, ये भी आगे 1:2। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1:2:4। अब एफिशिएंसी कुल कितनी आ गई तीनों की, 4 2 6 1 7, और तीनों को 10 घंटे लगते हैं। तो स्विमिंग पूल की क्षमता कितनी होगी 7 × 10 70। अब पूछा गया है कि स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। टैंकर ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 की, कुल स्विमिंग पूल की क्षमता कितनी है 70, तो 1 की स्पीड से कितना घंटा लगेगा 70 घंटा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। अब द्रव्यमान संख्या जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर क्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉनों की संख्या बोल दो चाहे परमाणु संख्या बोल दो, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 1/3 है, आधार की त्रिज्या है आर मान लेता हूँ, ये इसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। मतलब शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर है। अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr क्यूब। ये गोले का आयतन होता है, ये शंकु का आयतन, ये दोनों बराबर है। और शंकु की ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई की 1/3 है। तो हमें पूछा क्या गया यहाँ पर कि शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात। अब शंकु की त्रिज्या में r1 मान लेता हूँ, गोले की त्रिज्या r2 मान लेता हूँ। तो यहाँ से h बराबर क्या रख सकता हूँ मैं 3r, ये 3 से 3 तो कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से बचा क्या r1 का स्क्वायर इंटू h की जगह क्या रख सकता हूँ 3r, 3r1 माना है शंकु की त्रिज्या, 3r1 बराबर क्या होगा 4 × r2 का क्यूब। तो यहाँ से r1 3 और 3r1 और r1 का स्क्वायर 3r1 का क्यूब बराबर 4r2 का क्यूब। अब r1 बटा r2 का क्यूब होल क्यूब कर दूँ इधर, बराबर क्या होगा 4/3। तो यहाँ से r1 अनुपात r2 बराबर क्या होगा, क्यूब हटाऊंगा तो क्यूब यहाँ पर लग जाएगा, अनुपात 3 पर यहाँ पर क्या लग जाएगा क्यूब। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा क्यूब हटाने पर 4 पर आपको ये क्यूब वाला निशान साइन लग गया और 3 पर भी क्यूब वाला ये लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इसमें कहा गया है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। अब बात की जाए उत्तराखंड की तो फुल्लू की घाटी उत्तराखंड वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। कोई बैग है, बैग में रेड और ब्लू रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी, 44 रेड गेंदें थी, तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। अब अनुपात इनका स्थिर है। सर्वप्रथम मैं इसको 4 से काट देता हूँ, तो 11 चौक 44, 9 चौक 36।
अब 9 से 54 है तो 11 से क्या होगा, अनुपात इस तरह, तो 6 से इसको गुना कराऊँ तो 11 से 66। तो रेड बॉलों की संख्या कितनी होगी थैले में उस समय, यदि नीली गेंदों की संख्या 54 हो तो रेड गेंदों की संख्या 100% 66 ही होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट आकृति में दिख रहा होगा, बाहर एक आकृति दी गई है जिसमें कोनों की संख्या 5 है और अंदर वाले में कोनों की संख्या कितनी है, 6 है। नेक्स्ट आकृति दिख रही है जिसमें बाहर वाले में कोनों की संख्या कितनी है, 4 और अंदर वाले में कोनों की संख्या कितनी है, 3। उसके अगले वाले में बाहर वाले में कोनों की संख्या 3, अंदर वाले में 4, फिर बाहर वाले में कोनों की संख्या 4 और अंदर वाले में 5। मतलब बाहर वाली आकृति से अंदर वाली आकृति में कोनों की संख्या 1 अधिक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे होंगे कि बाहर वाली आकृति से अंदर वाली आकृति में कोनों की संख्या 1 कम है। और ऑप्शन बी के अलावा अन्य जो 3 ऑप्शन है, ये 3 आकृतियाँ हैं सॉरी, उनमें सभी में बाहर वाली आकृति के कोनों से 1 अधिक कोनों वाली आकृति अंदर वाली है। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, ये अलग है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा ये बी वाली आकृति, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, चिंतावान उपन्यास होप ऑफ वेट आई से के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, अनिल मेनन। इस चिंतावास उपन्यास होप ऑफ वेट आई से के लेखक कौन है, अनिल मेनन। और ये के.आर. मीना हो गया, शशि थरूर हो गया, सब क्या लेखक ये नमिता गोखले, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इसमें कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उनमें तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान को आधार मानकर मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीटी है, ये मॉडर्न पीटी मोजले ने दी थी, मोजले ने। और मोजले ने मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है इसमें परमाणु क्रमांक को आधार माना था, परमाणु क्रमांक को आधार मान के ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोजले ने बनाई थी, उसमें परमाणु क्रमांक को आधार माना गया था। और इसके पहले जितने भी साइंटिस्ट ने ये पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी उन सभी ने परमाणु द्रव्यमान को ही आधार मानकर ये पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी। हेनरी मोजले ही थे जिन्होंने परमाणु क्रमांक को आधार मानकर पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की। और वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल है वह हेनरी मोजले द्वारा ही निर्मित है। नेक्स्ट बात की जाए परमाणु आकार की, तो हम यदि आवर्त में इधर से इधर जाते हैं, मतलब बाएं से दाईं ओर जाते हैं, तो परमाणु का आकार घटता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर यदि हम जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए वस्तुओं के समूह से संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन कीजिए। अब आपको यहाँ पर कंप्यूटर दिख रहा होगा, एक कैमरा दिख रहा है, एक डिस्क सी दिख रही है, ये सब किससे संबंधित है। जब ऑप्शन के बारे में हम देखते हैं तो ये सभी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनुस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु क्या किया है कि यूनिस की आयु के दुगुने, यूनिस की आयु के दुगुने से 8 वर्ष कम होगी, 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग धरित्री प्लस यूनुस, इन दोनों की वर्तमान यूनिस का वर्तमान आयु का योग कितना है, 61 वर्ष है। तो हमें पूछा गया है कि धरित्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो मैं यहाँ से यूनिस को यहाँ पर रख देता हूँ, तो D प्लस
यहाँ से निकालूंगा तो 2u बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ दिखा देता हूँ। ये 2u बराबर कितना हो जाएगा 3 और ये 8 ऐड हो जाएंगे, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 8 3 11 प्लस डी। 2u बराबर क्या होगा 11 प्लस डी, तो u बराबर कितना होगा, u बराबर कितना होगा, मैं एक बार यहाँ से d माइनस 61 बराबर माइनस v, अब d माइनस 61 बराबर, अब v की जगह क्या होगा 11 प्लस डी बटा 2, ये बार माइनस का चिन्ह नहीं, इस 2 को इधर ले जाऊंगा तो 2d माइनस 61 दूँ 122 बराबर माइनस, यहाँ पर बार माइनस लगा हुआ है, माइनस 11 और माइनस डी, तो ये डी इधर रहेगा तो कितना होगा 3d बराबर, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 3 3 1 और डी बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मिनट, इसको जोड़ने पर 3 आ रहा है, यहाँ से 2 कितना 11 ही आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, 8 8 9 10 11 3 32, यहाँ पे डी 3d, 1 मिनट काम पे गलती कर दी, वापस मैं देखता हूँ क्या है क्वेश्चन में। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनुस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम थी। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनुस के आयु के दुगुने से, हाँ यहाँ पे गलत कर दी थी, यूनुस की वर्तमान ही मान ली थी, यूनुस की आयु के दुगुने से 8 वर्ष कम थी, 8 वर्ष कम थी, और वर्तमान में धरित्री प्लस यूनुस की आयु का योग कितना है 61। अब यहाँ से मैं यूनुस का मान निकालता हूँ, तो 8 को एक बार इधर भेज दूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा धरित्री प्लस 8 3 कितना हो जाएगा 11 बराबर 2u प्लस 6। अब 2u बराबर कितना होगा, यहाँ से देखना 2u बराबर कितना हो जाएगा d और प्लस 5, 2u बराबर क्या होगा d प्लस 5, तो यहाँ से d प्लस u के स्थान पर क्या रख देता हूँ d प्लस 5/2 बराबर 61, तो यहाँ d और d 3d प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 122, यहाँ से 3d बराबर कितना हो जाएगा 122 में से 5 के 117, तो यहाँ से d बराबर कितना होगा 3 3 9, 2 बचे और 9 3 27, तो धरित्री की वर्तमान आयु कितनी होगी 39 वर्ष, जो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में फोर्थ में, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रही होगी 39 ईयर्स धरित्री की वर्तमान आयु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मजदूरों के 2 प्रकार है, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा। अब टाइप फर्स्ट के मजदूर टाइप सेकंड के मजदूर से यहाँ पर गया है 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं, तो एफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा फर्स्ट अनुपात सेकंड बराबर 3:1। तो यहाँ से कहा गया है कि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और एफिशिएंसी कितनी है उनकी 3 की, तो कुल कार्य कितना होगा 360। अब कहा गया है कि इसी 360 कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर है, पहले प्रकार के मजदूरों की एफिशिएंसी 3 की है, प्लस और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर है उनकी एफिशिएंसी 1 की है, इनको कितना दिन लगेगा डी, तो यहाँ 360 बराबर 4 3 12 प्लस 8 इंटू डी, तो यहाँ से 12 8 20 का भाग दे देंगे, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 36 18 दिन दूसरे प्रकार के इसी कार्य को करने के लिए दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितने दिन लगेंगे 18 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, कथन है, यहाँ पर प्रश्न पढ़ लो आप क्या दिया गया है।
दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमान में से कौन से या से कथन में अंतर्निहित है। कथन: ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। फर्स्ट अनुमान दिया गया है कि ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि नीति ईमानदार लोग ही बनाते हैं। तो अनुमान फर्स्ट क्या होगा? रोंग होगा। हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कथन के अनुसार कि हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, न तो अनुमान फर्स्ट और न ही सेकंड निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। इसमें क्या पूछा गया है? दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। अब एथलेटिक में भी भाग लेते हैं और क्रिकेट में खेलते हैं उन लड़कों की संख्या। तो आपको दिख रहा होगा ये बॉयज़, ये आकृति आपके लड़कों को निरूपित करती है। अब एथलेटिक, ये गोला है जो एथलेटिक को निरूपित करता है। वे लड़के जो एथलेटिक भी खेलते हैं और क्रिकेट में भी भाग लेते हैं, ये क्रिकेट को निरूपित करते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये इनमें से देखा जाए तो कॉमन कौन आ रहा है? इस गोले में से, इस आयत में से और इस त्रिभुज में से, इन तीनों में कॉमन कौन आ रहा है? तो यहाँ से देखा जाए तो ये 3 अंक 3 इन तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके 3 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 जिसमें दिया गया है, ये 3 दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वे लड़के हैं 3 जो एथलेटिक्स भी है और साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन है? तो फरवरी 2018 में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन थे? उस टाइम ये करंट का क्वेश्चन था। तो बनवारी लाल पुरोहित। और बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में कहाँ के गवर्नर है? ये है पंजाब के गवर्नर। और तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है? तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ से आपको प्रतीक देखना है जिसके पहले संख्या आती हो। तो यहाँ से आप देखो $, इसके पहले संख्या आ रही है तो एक प्रतीक हो गया। नेक्स्ट एज है, एज के पहले कोई संख्या नहीं आ रही है। फिर क्वेश्चन मार्क स्थान के पहले संख्या नहीं आ रही है। स्टार के पहले संख्या नहीं आ रही है। @ के पहले संख्या नहीं आ रही है। तो ये केवल $, एक ऐसा प्रतीक है जिसके पहले संख्या 2 आ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 1। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, नीचे दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और ये तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों में से निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। पहला वक्तव्य, कुछ फल सब्जियां हैं। यहाँ से मैं वेन डायग्राम बना देता हूँ। कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट वेजिटेबल है। फिर कहा गया है कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है। तो कुछ नहीं है तो कुछ सब्जियां खाद्य होगी, फूड होगी, खाद्य होगी। एफ से लिख देता हूँ खाद्य को, सॉरी के से लिख देता हूँ जरूर इस खाद्य को, ताकि आपके कन्फ्यूज़न नहीं हो। कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है तो कुछ सब्जियां खाद्य होगी। निष्कर्ष फर्स्ट में क्या कहा गया है? कुछ फल खाद्य नहीं है। अब फल और खाद्य में तो सीधा रिलेशन है ही नहीं, तो ये हम नहीं कह सकते कि है या नहीं है। इसलिए निष्कर्ष फर्स्ट इसका रॉन्ग होगा। निष्कर्ष सेकंड में दिया गया है कुछ सब्जियां फल है, कुछ वेजिटेबल फल है। तो निष्कर्ष सेकंड आपको सीधा दिख रहा है कि कुछ वेजिटेबल फल है। तो निष्कर्ष सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा केवल निष्कर्ष 2 सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। तो आज आपके ये 9/11/2018 को रेलवे LP के शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर था। 27 कुल 75 क्वेश्चन थे जो आज कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट डे हम बात करेंगे 9/11/2018 के सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका डिस्कशन करेंगे। और आज ये जो मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट का पढ़ाया है, सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया है, इसकी PDF में कंप्लीट PDF टेलीग्राम चैनल
आप याद रखना, टारगेट तक क्लासेज, टारगेट तक क्लासेज, इस पे जाके मैं इस पे अपलोड कर दूंगा और आप इस टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना और एक बार आप स्वयं उस PDF से प्रैक्टिस मारना, ताकि आपके अंदर एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी इम्प्रूवेशन आ सके। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। थैंक्स।